सेक्शन सी, जिसमें 13वां प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा और इसकी समीकरण दोनों चाहिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है या समान समय पर चलती है, यानी एक ही टाइम पे दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका एक उदाहरण है जैसे जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। यानी इसमें जस्ता का जो ऑक्सीकरण होता है Zn+2 में चेंज हो जाएगा, और जस्ते का तो हो गया ऑक्सीकरण, और जो तांबा या कॉपर है इसमें Cu+2 अपचयित होकर Cu धातु बना देगा। ठीक है, इस प्रकार से एक का तो होता है ऑक्सीकरण और एक का होता है अपचयन, तो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का तो एक सेकंड और है, Zn+CaSO4 जिंक और कैल्शियम सल्फेट, इससे बनेगा एक तो A+Cu। अब यहाँ पे ए क्या चीज़ है और इस अभिक्रिया का नाम भी चाहिए अपने को। तो अब इसमें तो ए क्या चीज़ है, Zn+CuSO4। अब इसमें CaSO4, तो Ca तो अलग हो गया, अब SO4 बच गया, SO4 Zn के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया ZnSO4, तो इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। तो एक क्या चीज़ बनी इसमें, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट इसमें से बाहर निकलता है। और इस प्रकार से एक अभिक्रिया दिखाई देती है, एक साधारण एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें जस्ता कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ा ना, प्रतिस्थापन या विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है ये। तो इस प्रकार से इसमें एक का नाम तो आ गया कैल्शियम सल्फेट और अभिक्रिया का नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो चीज़ों का आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 14 है, माँ के गर्भ में बच्चे का पोषण कैसे होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण को माँ के रक्त में मौजूद परिघटक पोषक तत्व मिलते रहते हैं, और भ्रूण का जो रक्त है शरीर के अन्य हिस्से से अलग होता है, उसमें पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो रक्त के द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये अपरा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से जो शिशु है या जो भ्रूण है, भ्रूण माता के गर्भाशय से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से वो पोषण लेता है और उसी के द्वारा उत्सर्जन करता है प्लेसेंटा में रक्त के माध्यम से। अगला प्रश्न जो इसका सेकंड है, यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग करती है तो क्या यह यौन संबंधित रोगों से सुरक्षा करेगा। कॉपर टी क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है और अवांछित संतति को होने से रोकने की एक प्रक्रिया है कॉपर टी। अवांछित का मतलब होता है कि तो कोई महिला कॉपर टी का उपयोग करती है तो यह उसकी यौन संबंधित रोगों से सुरक्षा नहीं करता है। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक उपकरण है जो गर्भ धारण को रोकता है। कॉपर टी का केवल एक ही काम है, गर्भ धारण को रोकना, लेकिन यह यौन संबंधित रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। इससे कोई यौन रोग नहीं रुकते हैं। यौन रोग बहुत सारे हैं, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, बहुत सारी बीमारियां जो यौन संचालित रोग होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको रोक नहीं पाते हैं। एसटीडीज से बचाव के लिए कंडोम का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि ये यौन संबंधों के दौरान संक्रमण को रोकता है। इस प्रकार कॉपर टी केवल गर्भ निरोधक है, यौन संचालित रोगों की सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। इसके बाद जो 15वां प्रश्न है वो है पुष्प का चित्र और इसमें परागण की क्रिया।
पुष्प का चित्र बहुत ही इजी है। इसमें बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, और स्त्रीकेसर में जो वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सारी चीज़ें शामिल है। एक होता है परागण, जिसमें परागण किसे क्या होता है, यानी परागण किसे कहते हैं और स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। परागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो परागकण है, परागकण का मतलब पुंकेसर यानी एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे परागण कहते हैं। यानी पुंकेसर उसी पौधे के पुष्प में भी जा सकते हैं और दूसरे पौधे में भी जा सकते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है कि अगर परागकण यानी पुंकेसर उसी फूल के स्त्रीकेसर तक पहुंच गए तो उसको स्वपरागण कहते हैं। और यदि जो पुंकेसर है या परागकण है वो दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं स्त्रीकेसर तक, तो उसे कहते हैं परपरागकण। तो परपरागण और स्वपरागण। इसके बाद आता है लेंस का जो गुणक है। इसमें प्रश्न है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/f। तो अब इसमें जो लेंस का गुणक है P बराबर, अब इसमें दिया हुआ 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो P बराबर 100/2, यानी 2 किसके है, ये माइनस में है क्योंकि ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है वो माइनस में मानी जाती है, तो -50 डायप्टर होगा इसका मान। इसके बाद आता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण के अपमुख के समांतर होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण के सामने की सतह पर जो किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसका मुख्य फोकस कहते हैं। इस प्रकार से ये तुम्हारे प्रश्न हो गए 16 प्रश्न हो गए और सेक्शन C खत्म।